कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों की क्या होगी रणनीति? किसने हारी और किसने जीती? सरकार और विभाग ने ऐसी चाल चली कि शिक्षक हार गए, ये शोर हो गया गली गली। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले सुनाए जाने के बाद हमने आप सभी के लिए ये खबर चलाई थी कि आ गया ऐतिहासिक फैसला, सरकार और शिक्षक दोनों जीते। इसके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक आपके समक्ष विश्लेषण किया था, परंतु हमारे दर्शक बंधुओं ने कई ऐसे कमेंट किए जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप झूठी खबर मत फैलाएं, आपने शायद कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा है। साथियों, संक्षिप्त रूप में आज हम इस वीडियो में थोड़ी सी इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट के फैसले आने के बाद शिक्षकों की अगली रणनीति क्या होगी और कोर्ट के फैसले में किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की समस्याएं ऐसी गहरे रूप धारण कर ली है। शिक्षकों की समस्याओं को कुछ इस तरह उलझा दिया गया है कि इसे सुलझाने की जितने भी कोशिश किया जाए वह कम पड़ते जाता है। एक समस्याओं का निदान करे, एक पर विश्लेषण करे तो दूसरे समस्याएं खड़ी हो जाती है, दूसरे का निदान करे तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। आखिर ऐसी स्थितियों को पैदा करने वाला है कौन और साथ ही इसका समुचित निदान क्या है, हम इसके बारे में वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए साथियों कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले सुनाए गए, आखिर उस फैसले में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, फैसले के बाद शिक्षकों की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथियों, अपने वीडियो में हमने ये बताया था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया उसमें सरकार की भी जीत हुई और शिक्षकों की भी जीत हुई, परंतु शिक्षकों को सरकार की जीत नजर आती है और शिक्षकों के लिए सिर्फ व सिर्फ राहत नजर आती है। हम आपको बता दें साथियों कि बिहार में सक्षमता परीक्षा के आयोजन से लेकर जिला आवंटन और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले से अगर कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वो सिर्फ व सिर्फ बिहार के 15 से 20 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो पूर्व से दूसरे जिले के वासी हैं और दूसरे जिले में कार्यरत होकर अपनी नौकरी निभा रहे हैं। उन तमाम शिक्षकों में उन्हीं शिक्षकों के पास खुशी की लहर है जिन्हें सक्षमता परीक्षा के बाद अपना गृह जिला आवंटित हो गया है और माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है उनसे वे सभी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। साथियों, बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सफल हो गए हैं, उन्हें अपना गृह जिला भी आवंटित हो गया है, उन्हें भी उतनी खुशी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वे सभी वर्षों से जिस जगह पर कार्यरत थे और सिर्फ व सिर्फ एक बिंदु राजकर्मी के दर्जे को लेकर उनके बीच ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो गई है कि उनको अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाना होगा, कि उनको अपने घर परिवार को छोड़कर जाना होगा और बदले में उनको मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो सिर्फ व सिर्फ एनपीएस का लाभ मिलेगा। साथियों, फैसले के ऊपर हमने तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वे सभी इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। उनके ऊपर जो आया फैसला उसका हमने विश्लेषण किया था, उसके ऊपर कई साथियों ने यह कमेंट दिया था, आप शिक्षकों को भ्रमित नहीं करें, तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हो और राजकर्मी बने। साथियों, हम आपको स्पष्ट कर दे कि हम माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसलों का विश्लेषण कर रहे थे। हम तमाम नियोजित शिक्षकों के होने वाले फायदे पर विश्लेषण कर रहे थे। इस फैसले से क्या फायदा हुआ है और विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथियों, इसी बीच नियोजित शिक्षकों के विपक्ष में रहे खड़े लोग वो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और वे इस संदेश को फैलाते हैं कि शिक्षकों के नेता ने तमाम नियोजित शिक्षकों को आखिर क्या दिया, नियोजित शिक्षक तो हार गए और सरकार जीत गई। साथियों, सरकार जीती नहीं है, अपने मिशन में कामयाब हुई है। रही बात फैसलों की, तो नियोजित शिक्षकों के हित में भी फैसले आए हैं।
ये गौर से सोचने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर फैसले में नियोजित शिक्षकों को क्या मिला। साथियों, सबसे पहले हम शिक्षक नेताओं की बात कर ले। लोग उनके ऊपर ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर नेताओं द्वारा शिक्षकों के लिए क्या किया गया और लड़ाई के उपरांत परीक्षा का बहिष्कार करने वाले शिक्षकों को क्या फायदा हुआ। साथियों, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप सभी जान ले कि जहां एक तरफ शिक्षा विभाग द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि हर शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल होना होगा, परीक्षा में नहीं शामिल होने वाले या फिर 3 बार में असफल हो जाने वाले शिक्षकों को अपनी सेवा से कमेटी के निर्णय के उपरांत सरकार के अनुशंसा के आधार पर अपनी सेवा से हटा दिया जाएगा। सरकार ने ये प्रावधान लागू की थी। साथियों, हमारे इन बातों पर आप ये कह सकते हैं कि माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सदन में ये बयान दिया था कि हम तमाम शिक्षकों को हटाएंगे नहीं, सरकार की अनुशंसा होने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। साथियों, सदन में बोली गई बात कहां तक सत्य साबित होती है, ये आपका दिल कबूल करता होगा। विद्यालयों का संचालन 10 से 4 हो गए, सदन में ही ये बात उठी थी और आज भी 9:15 पर विद्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों के वेतन की कटौती की जाती है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। क्या फायदा मिला शिक्षकों को सदन में बोले गए माननीय मुख्यमंत्री की बातों का? आखिर वो तो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे। साथियों, इसके बाद भी आपके तरफ से ये कहा जा सकता है कि कोर्ट रूम में सक्षमता परीक्षा बहस के दौरान बिहार सरकार के अधिवक्ता महोदय ने भी ये हलफनामा दायर की थी कि हम शिक्षकों को फेल हो जाने या फिर सम्मिलित नहीं होने के उपरांत सेवा से नहीं हटाएंगे। तो आखिर शिक्षकों की कैसी जीत हुई? साथियों, गौर से सोचिए। अगर शिक्षक नेताओं द्वारा इन मुद्दों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाता तो क्या बिहार सरकार के अधिवक्ता महोदय हलफनामा दायर करते? क्या बिहार के अपर मुख्य सचिव एक पत्र जारी करती कि शिक्षकों को फेल होने के उपरांत भी और परीक्षा में शामिल नहीं होने के उपरांत भी अपनी सेवा में रहने दिया जाएगा? नहीं साथियों, यही है शिक्षकों की जीत, जिसने तमाम नियोजित शिक्षकों को सेफ जोन में पहुंचाकर रख दिया है। अब शिक्षकों की सेवा को कोई नहीं ले सकता। शिक्षक चाहे तो सुरक्षित अपने घर परिवार के साथ रहकर अपनी नौकरी कर सकते हैं और वे चाहे तो सुदूर इलाकों में जाकर राजकर्मी बनकर एनपीएस का लाभ ले सकते हैं। इसके सिवा शिक्षकों को कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। साथियों, बात आती है शिक्षक नेताओं की। लोग सवाल उठाते हैं, यहाँ तक कि सरकार के एजेंटों द्वारा ये संदेश फैलाया जा रहा है कि शिक्षक अपने नेताओं का बहिष्कार करे। शिक्षक अपने नेताओं के कहने के आधार पर ही सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए, जिसका नतीजा हुआ कि कोर्ट से भी उन्हें हार मिली। साथियों, हम आपको बता दें कि आखिर कौन से वे शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए। साथियों, ढेर सारे हमारे शिक्षक बंधु ऐसे होंगे जो ये सोचकर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो वहीं साथियों, शिक्षक बंधुओं में ढेर सारे हमारे शिक्षक बंधु ऐसे होंगे जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चली है, जिनकी सेवा सिर्फ 2 वर्ष बच गई है, तो किसी की सेवा 1 वर्ष बच गई है, तो किसी की सेवा 3 वर्ष बच गई है। ऐसे शिक्षकों ने सोचा तो सेवा के अंतिम घड़ी में आखिर अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर, बूढ़े माता पिता को छोड़कर सिर्फ राजकर्मी बनने और एनपीएस का लाभ लेने के लिए हम क्यों जाएं? हम क्यों सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो और क्यों घर परिवार से दूर होकर अन्यत्र जाऊं? और साथियों, इन्हीं तमाम बिंदुओं को सोचकर बिहार के लगभग 1.25 लाख ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था और अंत में शिक्षक नेताओं को शिक्षकों की ओर से कोर्ट का शरण लेना पड़ा था। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर शिक्षक संघ और शिक्षक नेताओं की भूमिका के बारे में बता दिया जाए तो हर किसी को चाहिए कि अपना प्रतिनिधित्व करने वाला कोई न कोई व्यक्ति का समर्थन अवश्य होनी चाहिए। साथियों, हमारी बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जरा अपनी नजरें उठाकर देख लीजिए। बिहार के तमाम विद्यालय अध्यापक जिनकी नई बहाली हुई है, आज क्या किसी भी बिंदुओं पर अपनी आवाज खोल पा रहे हैं क्या? जरा सोचिए दोस्तों, विद्यालय अध्यापकों के लिए बिहार के लगभग कई जिलों में ये पत्र जारी कर दिया गया कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां के विद्यालयों का संचालन पूर्व के प्रधानाध्यापकों द्वारा हो रहा है। अब ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद
इन विद्यालयों का प्रभार विद्यालय अध्यापकों के ऊपर सौंपा जाए। परंतु साथियों, जरा अपनी नजरें दौड़ाकर देखिए कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां विद्यालय अध्यापकों ने प्रभार ले लिया है। आखिर उनको प्रभार क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण है उनकी ओर से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। साथियों, विद्यालय अध्यापकों की नई नियुक्ति थी, इसलिए उन्होंने सुदूर 50, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर से आकर विद्यालय योगदान किया। प्रारंभ में उनको ये बताया गया कि 6 महीने बाद उनका ट्रांसफर होगा। बाद में ये बताया गया कि 4 सालों तक अपनी मन को बांध कर रखे। आज जूझ रहे हैं वे तमाम विद्यालय अध्यापक कि आखिर विद्यालयों में छुट्टियां समाप्त कर दी जाती है और इतने दूरी पर हम आखिर कितने दिनों तक नौकरी करते रहेंगे। साथियों, इसका कारण है कि विद्यालय अध्यापकों की ओर से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और जब भी कोई आवाज उठाता तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी कभी अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को मत कोसा कीजिए। आखिर वो लड़ते हैं तो आपके लिए लड़ते हैं, आखिर वे संघर्ष करते हैं तो आपके लिए संघर्ष करते हैं, आखिर उनकी फजीहत होती है तो आपके लिए फजीहत होती है। और रही बात कोर्ट के फैसले का, तो साथियों, शिक्षकों के समस्याओं को उलझाकर रखने की प्रक्रिया अगर जारी है तो वह एक सोची समझी राजनीति है। सरकार और विभाग द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत शिक्षकों को गुमराह किया जाता है। विद्यालयों के अंतर्गत 5-5 कोटियों के शिक्षकों की तैनाती की जाती है। जरा अपनी आत्मा से पूछकर देखिएगा साथियों कि कई कोटियों के शिक्षकों के विद्यालयों में हो जाने के बाद शैक्षणिक माहौल कैसा है। अपने आप में आप क्या फीलिंग महसूस करते हैं, जरा अपनी आत्मा से पूछकर देखिएगा। कभी विद्यालय अध्यापकों के मन में ये बातें जाती है कि हम सीनियर हैं, तो कभी नियोजित शिक्षकों के मन में ये बातें जाती है कि हम सीनियर हैं, तो वहीं पूर्व से कार्यरत नियमित संवर्ग के शिक्षक ये कहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। साथियों, यही सवाल खड़ा हो गया है माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद। शिक्षकों के मन में ये बातें उभरने लगी है कि राजकर्मी बनने के बाद हम सीनियर हो जाएंगे, नियोजित शिक्षक जूनियर हो जाएंगे, विद्यालय अध्यापक जूनियर हो जाएंगे। साथियों, सीनियर और जूनियर की बात कह दे तो इसका कोई नियमावली नहीं है। सरकार शिक्षकों को उलझाने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जिसको भी सीनियर कर दे वही सीनियर होता और जिसको भी जूनियर कर दे वही जूनियर होता। लेकिन सरकार के इस रणनीति का भी उपाय है साथियों, हम आगे बताएंगे। इससे पहले जानिए कि आखिर सीनियर, आप बात करें साथियों विद्यालय अध्यापकों की, जो राजकर्मी है, साथ साथ जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, क्या वैसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के नियमित संवर्ग शिक्षक से सीनियर है या फिर जूनियर है? क्या आपने इस पर मंथन किया है? आखिर बीपीएससी शिक्षक भी राजकर्मी है, वो भी जिला संवर्ग के हैं और नियमित कोटि के शिक्षक भी राजकर्मी है, नियमित संवर्ग के हैं। उधर बीपीएससी शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, तो वहीं नियमित कोटि के शिक्षक प्राथमिक या मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। क्या इसके लिए कोई नियम है? साथियों, जिसको जो मानना होता मान लिया जाता। आपके भी मन में अगर सवाल है कि हम सीनियर है तो मान लीजिए, हम तो कहेंगे कि बिहार के तमाम शिक्षक अपने आप को सीनियर मान ले, कोई किसी को जूनियर नहीं समझे, या फिर ना तो अपने आप को जूनियर समझे या फिर ना तो अपने आप को सीनियर समझे। जिस दिन शिक्षकों के मन में ये बातें आ गई, शिक्षकों की जीत हो जाएगी और सरकार उसी दिन हार जाएगी। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसलों के बाद राजकर्मी बनेंगे तो आखिर उन्हें क्या मिलेंगे? साथियों, यही राजकर्मी का मुद्दा सरकार को जिता दिया और शिक्षकों को मन से हरा कर रख दिया। शिक्षक हारे नहीं हैं, लेकिन उनकी हारने की बात कही जा रही है। आखिर राजकर्मी बनकर शिक्षकों को क्या मिलेगा, जरा सोचिए दोस्तों। उन्हें अगर मिलेगा तो सिर्फ व सिर्फ एनपीएस का लाभ मिलेगा। इसके बदले में शिक्षकों को अपने घर से दूर जाना होगा, अपने जिला से दूर जाना होगा, अपने परिवार से दूर जाना होगा, अपने बच्चों की आंखों से दूर जाना होगा। उधर साथियों, नियोजित शिक्षक अगर राजकर्मी नहीं बनेंगे तो उनको क्या नुकसान होगा? साथियों, फैसले में प्रोन्नति की बात आई है। प्रोन्नति के उपरांत वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार इतनी जल्द किसी बात को मानती नहीं। शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ता है।
ये शिक्षकों की नहीं, सरकार का दोष है। शिक्षा विभाग की नस्ल खराब हो गई है कि शिक्षकों को हर मुद्दे पर आंदोलन करने पड़ते हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए कड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। साथियों, सभी नियोजित शिक्षकों को आज वही वेतनमान मिल रहे हैं जो राजकर्मी बनने के बाद विशिष्ट शिक्षक को भी मिलेंगे। और उधर प्रोन्नति के लाभ मिल जाते हैं तो शिक्षकों के वेतन में कुछ बढ़ोतरी होगी। अगर नहीं भी मिलते हैं तो विशिष्ट शिक्षकों के बराबर ही रहेंगे। तो आखिर शिक्षकों का नुकसान क्या होगा? इसके बाद शिक्षकों को क्या नहीं मिलेंगे? रही बात साथियों एनपीएस की, सिर्फ व सिर्फ एनपीएस का मामला है और राजकर्मी शब्द सुनने की बात है। वैसे सभी शिक्षक राजकर्मी है, जिनकी सेवा 60 साल हो गई, सभी राजकर्मी है। साथियों, शिक्षकों के पास कमी है तो सिर्फ व सिर्फ जिला संवर्ग की कमी है। राजकर्मी बनने के बाद वे जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। उन्हें जिला के अंतर्गत किसी भी प्रखंड में नौकरी करने की सुविधा मिलेगी। तो साथियों, अंतर क्या रह गया? वो जिला संवर्ग बनने जा रहे हैं तो नियोजित शिक्षक या तो प्रखंड संवर्ग है या पंचायत संवर्ग है। तो अंतर क्या रह गया? साथियों, आप सभी ये तुलना करते होंगे कि जिला संवर्ग हो गए तो सर्वोपरि हो गए। साथियों, आप प्रखंड संवर्ग में भी है तो सर्वोपरि है, पंचायत संवर्ग में भी है तो सर्वोपरि है, क्योंकि जिला भी उसी प्रशासनिक का वो अंग है जिसके अंग प्रखंड और पंचायत है। रह गई बात अंतर की साथियों, तो सिर्फ वो है एनपीएस का लाभ। साथियों, आपको बता दें कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम योजना भारत सरकार की एक योजना है जो सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए नहीं है, वो भारत के हर नागरिकों के लिए ऐसे स्कीमों का प्रावधान किया गया है। एनपीएस अकाउंट आप चाहे तो कल की तारीख में जाकर खुलवा ले और अपने वेतन में आने वाले पैसों को उसमें जमा करे, आपको भी पेंशन मद में पैसा मिलेगा। तो अंतर क्या रह गया? अंतर कुछ नहीं रह गया साथियों। एनपीएस धारा 80C के तहत संचालित हो रहे हैं, जो देश के हर नागरिक, निजी से लेकर सरकारी संस्थाओं के कर्मी इससे आच्छादित होते हैं। क्या मिलेगा? राजकर्मी बनने के बाद सरकार की ओर से जो अंशदान दिए जाएंगे 14%, वो आपको फायदे होंगे। साथियों, नियोजित शिक्षकों के भी प्रमोशन संबंधी फैसले आए हैं, उसके अंतर्गत भी उन्हें लगभग 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सरकार अगर इन फैसलों को मान लेती है तो ऐसे शिक्षकों के भी लगभग 5,000 रुपये की वेतन में बढ़ोतरी होगी और विशिष्ट शिक्षक बनने वालों के एनपीएस अकाउंट में लगभग 4,000 से 4,500 रुपये भी सरकार अंशदान करेगी। आप चाहे तो अपना एनपीएस अकाउंट खोल ले और जितनी राशि हो सके साथियों आप उसमें जमा करें, भविष्य आपका सुरक्षित हो जाएगा। साथियों, इन्हीं बिंदुओं पर उलझाकर तमाम शिक्षकों को फंसाया गया है और शिक्षक उलझ कर रह गए हैं। हम ये नहीं कहते कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करे। हम ये नहीं कहते कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में शिक्षक साथी योगदान नहीं करे। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति नियोजित बनकर ही अपनी सेवा में रहे। हम कहते हैं कि सरकार की मंशा को समझे और सरकार किन बिंदुओं पर हमें उलझाकर लड़ने को मजबूर कर रही है, आपस में शिक्षकों से शिक्षकों को बैर करवा रही है। साथियों, आज के तिथि से अगर आपने 3 बिंदुओं पर अमल करना शुरू कर दिया, सरकार नहीं फेल हो गई अपनी रणनीति में, तो आप शिक्षक नेताओं को जितना मन हो उतना कोस लेना। साथियों, आप सभी अपने मन से ये निकाल दीजिए, वे नियोजित शिक्षक हैं, वे विशिष्ट शिक्षक हैं, वे विद्यालय अध्यापक हैं, वे नियमित शिक्षक हैं। जिस दिन आपके मनों से ये 4 बातें निकल गई ना और आपके मन में सिर्फ एक बात आ गई, सभी के सभी सिर्फ बस सिर्फ शिक्षक हैं, सरकार की मनसा उसी दिन ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी बात साथियों, जिस दिन आपके मन में ये बातें जाग गई कि ना हम किसी से सीनियर हैं, ना कोई हमसे जूनियर है, या फिर हम सभी के सभी सीनियर हैं, कोई किसी से जूनियर नहीं है, साथियों उस दिन भी सरकार की मनसा ध्वस्त हो जाएगी। और तीसरी बात साथियों, आपके अंदर जो राजकर्मी संबंधी बातें समाहित कर दी गई है वो बिल्कुल गलत तरीकों से समाहित किया गया है। राजकर्मी आज भी आप हैं, सिर्फ अंतर इतना ही है कि आपका संवर्ग जिला संवर्ग नहीं है, आपका संवर्ग प्रखंड और पंचायत संवर्ग है। और सरकार द्वारा आपके नियमावली को अलग बनाया जाता, विद्यालय अध्यापकों के नियमावली को अलग बनाया जाता, नियमित संवर्ग के शिक्षकों के लिए अलग बनाया जाता, नियोजित शिक्षकों के लिए अलग बनाया जाता,
आने वाले दिनों में ऐसे भी शिक्षक आएंगे जिनके नियमावली आप सभी के सभी से भिन्न होंगे। साथियों, आप शिक्षक हैं, निर्णय आपको लेना है, विचारना आपको है। हमने सारे बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब सवाल उठता है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। साथियों, हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 के बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के द्वारा। उन्हीं के द्वारा ये रणनीति अपनाई गई कि शिक्षकों के ऐसे टोलियों में बांट दो कि कोई किसी का सहयोग नहीं कर सके और हर कोई हर किसी का बैर बन जाए। साथियों, अगर आपको यकीन नहीं है तो इतिहास के पन्नों को उलटकर देख लीजिए। विगत लगभग 20 वर्षों के अंदर सिर्फ सिर्फ शिक्षकों के साथ राजनीति की गई है और शिक्षकों को टोलियों में बांटने की मुहिम चलाई गई है और इसका भरपूर फायदा सरकार द्वारा ली गई है। सभी के सभी बिहार के शिक्षक एक हैं, ना कोई विद्यालय अध्यापक है, ना कोई विशिष्ट शिक्षक है, ना कोई नियोजित शिक्षक है। सभी के सभी उतने ही घंटे काम करते हैं, सभी के लिए उतनी ही छुट्टियां दी गई है, सभी के सभी को लगभग उतना ही सैलरी मिलती है। साथियों, हम फिर से कहेंगे, एनपीएस लागू हो जाने से आपके स्तर में ऊंचाइयां नहीं बढ़ जाती। आप कल की तारीख में भी आप अपना एनपीएस खुलवा ले और आप भी अपने स्तर को ऊंचाइयों तक पहुंचा ले। साथियों, इस वीडियो के अंत में हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े कुरीतियों को समाप्त करना चाहते हैं, जितने भी उलझनें पैदा की गई है उन तमाम उलझनों को समाप्त करना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ सिर्फ एक इलाज है। आप सभी 2005 के बाद जिसने भी ऐसे उलझनों को पैदा किया है उसी को ध्वस्त करने की ठान लीजिए। आपके सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। ना तो राजकर्मी की समस्या रहेगी, ना तो सुदूर इलाकों की समस्या रहेगी। कोई ना कोई आएगा जो शिक्षकों के हित में सोचेगा, उनके परिवार के हित में सोचेगा, उनके बाल बच्चों के हित में सोचेगा, उनके बूढ़े माता पिता के हित में सोचेगा और एक बार फिर से शिक्षकों के मन में खुशियों की लहर दौड़ेगी। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी जुड़िए हमारे स्वतंत्र मीडिया के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुसत्य वचन को और दीजिए इजाजत अपने ही एसके चौधरी को अगले वीडियो तक के लिए। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।